learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today in this video I will discuss few MCQs based on business environment. So students, इस वीडियो सीरीज में हम डेली 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं एंड स्टूडेंट्स दिस सीरीज इज अ वन टॉपिक वन वीक एमसीक्यू सीरीज ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट. सो इस पूरे वीक हम बिजनेस एनवायरनमेंट बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे. एंड स्टूडेंट्स, वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू मेंशन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो इज दैट कि इस सीरीज में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं जो एमकॉम एस्पायरेंट्स के लिए भी यूजफुल हैं, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट से एमकॉम एंट्रेंस में बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इसीलिए एमकॉम स्टूडेंट्स आप चाहें तो नोट्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एमसीक्यूज को. एंड हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के साथ ही मैं ये भी बता दूंगी आपको कि कौन सा क्वेश्चन सिर्फ एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए है. बस उन क्वेश्चंस को जो बीकॉम के एस्पायरेंट्स हैं वो अटेम्प्ट ना करें. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर यूजफुल टू एवरीवन, आप सभी के लिए हैं. एंड स्टूडेंट्स, अब बहुत कम दिन बचे हैं आपके एग्जाम में, सो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करें सो दैट आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए. एंड स्टूडेंट्स, एज आई स्ट्राइव टू कंप्लीट ऑल दी टॉपिक्स फ्रॉम योर सिलेबस, आई विल बी श्योरली कवरिंग मोर सच टॉपिक्स. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, सब्सक्राइब राइट अवे इफ यू डोंट वांट टू मिस नोटिफिकेशंस फॉर फर्दर वीडियोस. एंड अगेन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई विल सजेस्ट यू द सेम थिंग दैट हर क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके अपना रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नोट करिएगा एंड देन वीडियो को प्ले करके चेक करिएगा कि आपके आंसर्स कितने सही हैं. इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड इवैल्यूएशन भी हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन का. सो ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स. And again, if you have any queries, just drop them in the comment box. I'll surely address your concern. And just to remind, through my channel, I'm here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos. And let's begin now. सो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91. इस सीरीज़ के पार्ट 6 में हमने क्वेश्चन नंबर 90 तक जो है कंप्लीट कर लिया था. आज इस सीरीज़ का पार्ट 7 है. इसमें हम 91 से क्वेश्चन नंबर 105 तक कंटिन्यू करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स. सो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन है. इसमें पूछ रहा है कि विच बैंक इज कॉल्ड द बैंक ऑफ इशू. सो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा बैंक है जिसे बैंक ऑफ इशू कहा जाता है. आई होप यहाँ ऑप्शंस को रीड आउट करने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए. ए आरबीआई, बी एसबीआई, सी आईडीबीआई या डी आईसीआईसीआई. तो हम सब जानते हैं बैंक ऑफ इशू जो है आरबीआई को कहा जाता है स्टूडेंट्स. करेंसी को इशू करने की वजह से इसे बैंक ऑफ इशू भी कहते हैं. ठीक है, तो ए आरबीआई इज करेक्ट. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 92. इसमें पूछ रहा है कि थ्योरेटिकली व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑर्गन ऑफ डब्ल्यूटीओ. सो डब्ल्यूटीओ के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें से मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन सा है थ्योरेटिकली अगर आप देखें तो. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास. ए काउंसिल ऑफ ट्रेड ऑन गुड्स, बी द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, सी द जनरल काउंसिल या डी द कमिटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. सो देखिए स्टूडेंट, सबसे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑर्गन ऑफ डब्ल्यूटीओ जिसे आप कह सकते हैं वो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस. तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स. थ्योरेटिकली अगर आप देखें तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट, सबसे सिग्निफिकेंट ऑर्गन है डब्ल्यूटीओ का, जो पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, इसलिए इसे हम मार्क करेंगे. बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 93. इसमें पूछा है कि वेयर इज प्रोविजन मेड विद रिगार्ड टू दी डब्ल्यूटीओज इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स. सो स्टूडेंट्स, आपसे ये पूछ रहा है कि आपको ये बताना है कि कहाँ डब्ल्यूटीओ के जितने भी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं इसके रिगार्डिंग आपको प्रोविजंस मिल जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है इन द गैट, बी इन दी डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट, सी इन दी यूएन चार्टर या डी नन ऑफ दीज. तो स्टूडेंट्स, जो डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट है ना, वहाँ पे इस तरह के प्रोविजंस मेंशन है जो डब्ल्यूटीओ के इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट से रिलेट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो ऑप्शन है बी ये करेक्ट है. In the WTO agreement, you will find provisions regarding the WTO's institutional arrangements. ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, इसे मार्क कर लीजिएगा. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 94. इसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ IMF. तो IMF का रोल आपको सिंपली यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है, आपको डिस्क्राइब करना है. गिवन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है. ए सेज इट कंट्रोल्स द बजट्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स, बी इट एक्ट्स एज अ फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, C. It observes world exchange rated balance of payments and multilateral payments या D. none of these. So students, of course जो IMF का रोल है वो जो है ना पूरी तरह से सिर्फ ऑप्शन नंबर C में जो है मेंशन है. दिस ऑब्जर्व्स वर्ल्ड एक्सचेंज रेट्स, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड मल्टीलेटरल पेमेंट्स. ये सारे ही रोल्स जो है IMF के हैं. तो अगर आप कोई एक ही रोल अगर चूज़ करते तो वो जो है ऑप्शन सही नहीं होगा. तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन सी में जितनी भी चीज़ें मेंशन है ये सारे एलिमेंट्स जो है IMF के रोल को अच्छी तरह से कवर कर रहे हैं. हमारा सही ऑप्शन यही है स्टूडेंट्स, इसे मार्क कर लीजिए. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 95. इसमें पूछ रहा है कि द सेल ऑफ सब स्टैंडर्ड एंड हजार्डस गुड्स अंडर डिफाइंड कंडीशंस कॉन्स्टिट्यूट
ए रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, बी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, सी MRTP या डी नन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स देखिए किसी भी सब स्टैंडर्ड या हजार्डस गुड को अगर अभी भी सेल आउट किया जा रहा है, ठीक है, तो इस तरह की ये किसके अंडर में आता है, ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंडर में आता है। इस तरह के गुड्स को सेल आउट करने पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट अगर स्टिल उसे कोई कैरी आउट कर रहा है तो वो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जो होती है उसके अंडर में आता है। इसके लिए एक एक्ट जो है जो कॉम्पिटिशन एक्ट जिसे हम जानते हैं, कॉम्पिटिशन एक्ट के नाम से, इससे पहले MRTP एक्ट हुआ करता था, उसको रिप्लेस करके एक कॉम्पिटिशन एक्ट आया था, ठीक है, उसी से रिलेटेड है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 96। इसमें पूछा है कि द ब्रिटन वुड ट्विंस कंसिस्ट ऑफ IMF एंड। सो स्टूडेंट्स ब्रिटन वुड एग्रीमेंट के बाद दो जो है इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया गया था, इसीलिए इन्हें ब्रिटन वुड ट्विंस कहा जाता है। ये कई बार मैं आपको जो है MCQs के साथ पढ़ा चुकी हूँ और कई बार मैंने जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पर एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया था, उसमें भी मैंने ये ब्रिटन वुड ट्विंस वाली बात मैंशन की थी वहाँ पे। आई होप आप सबको याद भी होगा। तो IMF एंड जो सेकंड नेम है वो पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। तो ऑप्शन है आपके पास ए वर्ल्ड बैंक, बी ADB, सी IDBI या डी ICICI। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स ये है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक एंड IMF ये दोनों ही जो है ब्रिटन वुड ट्विंस के नाम से जाने जाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसी एग्रीमेंट के बाद इन्हें जो है इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ए वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 97। इसमें पूछ रहा है कि IMF कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन इन द ईयर। सो स्टूडेंट्स मैंने आपको हमेशा कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या नेशनल इंपॉर्टेंस के भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे रिलेटेड ज़रूर उनकी इस्टेब्लिशमेंट या उनकी जो है कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशंस कब से हुए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। सो IMF के लिए पूछ रहे हैं यहाँ पे कि IMF कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन इन द ईयर। सो IMF ने अपने ऑपरेशंस कब से स्टार्ट किए थे ये पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे। तो A 1948, B 1915, C 1947 या D 1958। सो स्टूडेंट्स 1947 में जो है ना IMF के जितने भी ऑपरेशंस थे उनको कमेंस किया गया था, स्टार्ट किया गया था। सो IMF ने अपना जो है ऑपरेशंस कब से कैरी आउट करने स्टार्ट किए थे, 1947 से। सो सी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 98। इसमें पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडेड इन दी वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसमें जो है आपको नंबर पूछ रहा है, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसमें कितने नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडेड हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है ना, इससे बड़ी आसानी से क्वेश्चन बनता है। इसमें कितने इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे पूछ रहा है आपसे। हो सकता है इस तरह से भी पूछ ले आपसे कि 4 ऑप्शंस में से कोई एक जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट ना हो और आपको उसी को फिगर आउट करना हो कि इसमें से कौन सा दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट नहीं है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम आउट हो सकता है। या फिर वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो है कोई एक उसका जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है वो ऑप्शन में मेंशन और बाकी 3 जो है रिलेवेंट हो। इस तरह से क्वेश्चंस बनाने में देखिए बहुत ही आसान रहता है स्टूडेंट्स। वर्ल्ड बैंक ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। हो सकता है आपको सिर्फ इंस्टीट्यूशंस का नाम प्रोवाइड करके पूछ ले कि कौन सा इसमें से जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है, कौन सा नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और ज़रूर यहाँ पे जिस तरह से पूछा हुआ है द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, इस पर्टिकुलर जो है हेडिंग से। तो आपके वर्ल्ड बैंक ग्रुप में देखिए इंस्टीट्यूशन 5 जो है इंस्टीट्यूशंस हैं, जो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस आपसे पूछ रहा है वो है 5, ठीक है। और ये इन सभी के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ये आपके लिए मेरे साइड से एक होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे यही है कि आप मुझे इन सभी इंस्टीट्यूशंस के नाम बताएंगे जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। मैंने नंबर बता दिया आपको, 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 99। इसमें पूछ If a member has less currency with IMF then its quota, the difference is called। So अगर किसी मेंबर कंट्री के पास करेंसी जो है जितनी भी IMF के साथ होनी चाहिए कोटा से कम है तो इस डिफरेंस को क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है आपसे इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है A रिजर्व, B मार्जिन, C रिजर्व ट्रांच या D नन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स इसे बोलते हैं रिजर्व ट्रांच, ठीक है। तो यहाँ पे आपका C ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। जितना भी अगर किसी मेंबर कंट्री के पास जो उसका कोटा है उससे अगर कम करेंसी होती है IMF के साथ जो भी उनका कोटा असाइंड होता है उससे जो डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच का, तो उस अमाउंट को क्या कहते हैं हम, रिजर्व ट्रांच बोला जाता है। तो इसे मार्क कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट भी आप क्वेश्चन नंबर 100 इसमें पूछ रहे हैं कि एज पर 206 एस्टिमेट्स, ये 2016 था स्टूडेंट्स, ये बाय मिस्टेक शायद 2006 हो गया। वैसे आपको 2016 के एस्टिमेट्स याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो रिसेंट होगा वो आपके लिए आई होप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की जगह आप सिर्फ ये याद कर लीजिएगा कि 2019 तक जो है ना इंडिया की जो डेट है आईएमएफ से उसका अमाउंट क्या है, तो वो मैं अभी आपको बता ही दे रही हूँ। 31 दिसंबर 2019 तक इंडिया की जितनी भी डेट है, जो टोटल मल्टीलेटरल डेट फ्रॉम आईएमएफ है, वो थी $60,224 मिलियन। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल फिगर और जितनी भी स्टैट्स रहते हैं इस तरह की उन्हें याद रखा कीजिए स्टूडेंट्स। सो $60,224 मिलियन है, इसे याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल जो है यूज़ मत कीजिए 2016 के एस्टिमेट से 2016 के। ठीक है, इसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, इसमें पूछ रहे हैं कि व्हेन इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ आईएमएफ द इनिशियल par value of Indian rupee was fixed at dash grams of gold। सो स्टूडेंट्स, जब इंडिया पहली बार आईएमएफ का मेंबर बना, मेंबर कंट्री इंडिया को जहाँ वहाँ पे जो है रिकॉग्निशन मिली एज अ मेंबर, उस टाइम के लिए पूछा जा रहा है आपसे कि जो पार वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी थी वो कितने ग्राम्स ऑफ गोल्ड पे फिक्स की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास स्टूडेंट्स। ए से 0.26801, ठीक है, बी से 0.364, सी से 0.359 या डी से 0.865। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, 0.26801 वॉज दी वेट ऑफ गोल्ड इन ग्राम्स। ठीक है, जो इंडियन रुपी के अगेंस्ट जो है फिक्स किया गया था। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव डैश was the international reserve created by IMF to solve the problem of international liquidity। So students, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 102 जो है इसमें आपसे ये पूछ रहे हैं कि इनमें से गिवन ऑप्शंस में से वो कौन सा ऐसा जो है इंस्ट्रूमेंट है जिसे आईएमएफ ने इसलिए क्रिएट किया था सो दैट जो प्रॉब्लम है इंटरनेशनल लिक्विडिटी की वो सॉल्व हो सके। ठीक है, दिस वाज द इंटरनेशनल रिजर्व एंड इसे क्रिएट किसने किया था? आईएमएफ ने। तो इतना हिंट तो आई थिंक बहुत है, आईएमएफ ने क्या क्रिएट किया था आप सबको पता होगा बहुत ही अच्छी तरह से। सो ये है एसडीआर स्टूडेंट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, हम सब जानते हैं इसे आईएमएफ ने क्रिएट किया था टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। तो एसडीआर जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट वी हैव हाउ मेनी कंट्रीज आर लिंक्ड विद एसडीआर। सो इस क्वेश्चन में 103 में आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन सी करेंसीज हैं जो एसडीआर से लिंक्ड हैं। तो ये पहले तो आपको नंबर पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, और कौन कौन सी करेंसी है ये भी पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स कौन कौन सी करेंसीज एसडीआर से लिंक्ड होती हैं। सबसे पहले आपका यूएस डॉलर लिंक्ड है एसडीआर से, देन यूरो है, देन जापानीज़ येन है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है, एंड चाइनीज़ जो करेंसी है रेनमिनबी, वो भी जो है इससे जो है करेंसी लिंक्ड है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स जो डी ऑप्शन है 5। सो हाउ मेनी करेंसीज आर लिंक्ड विद एसडीआर? 5 करेंसीज हैं जो मैंने आपको नाम भी बताया, यूएस डॉलर, ठीक है, यूरो, चाइनीज़ रेनमिनबी एंड जापानीज़ येन एंड ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, ये आपके करेक्ट ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो आप याद भी रखिएगा स्टूडेंट्स कि कौन कौन सी करेंसीज हैं और कितनी हैं, ये तो आपको याद हो ही गया होगा इस क्वेश्चन के साथ ही। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 104। इसमें पूछ रहे हैं कि डैश रिफर्स टू द एक्सटर्नल फोर्सेज विच हैव अ बीटिंग ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। सो स्टूडेंट्स, जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेज विच हैव अ बीटिंग यानी विच हैव इम्पैक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, ये पूछ रहा है आपसे। सो स्टूडेंट्स, ए सेज इन्वायरमेंट, बी सेज कल्चर, सी सेज सिस्टम या डी सेज नन ऑफ दिस। सो हम जानते हैं कि इन्वायरमेंट ऐसी जो है चीज़ है जिसमें सारे जितने एक्सटर्नल फोर्सेज जो है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एक्सटर्नल एलिमेंट्स, और ये सारे ही जो है दे हैव अ बीटिंग यानी दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। सो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, इन्वायरमेंट, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 105, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इसमें पूछ रहा है कि दीज आर फोर्सेज इन दी कंपनीज इमीडिएट इन्वायरमेंट दैट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। सो स्टूडेंट्स, कंपनी की जो है इमीडिएट इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऐसे फैक्टर्स का जो आपको नाम बताना है, ऐसे फोर्सेज का दैट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए मैक्रो इन्वायरमेंट, बी माइक्रो इन्वायरमेंट, सी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट या डी नेचुरल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स ये है मैक्रो इन्वायरमेंट। ये सारी फोर्सेस जो कंपनी की इमीडिएट इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं, कंपनी के जस्ट बाहर जो प्रेजेंट है उसे मैक्रो इन्वायरमेंट कहा जाता है, और कंपनी के विद इन जो इन्वायरमेंट प्रेजेंट होता है उसे माइक्रो जो है इन्वायरमेंट में काउंट किया जाता है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ये मैक्रो इन्वायरमेंट है, क्योंकि कंपनी के इमीडिएट पूछ रहा है यानी कंपनी के जस्ट बाहर की जो लेयर होती है कह सकते हैं आप, उसमें जितने भी फोर्सेज होते हैं वो कौन से फोर्सेज होते हैं? मैक्रो इन्वायरमेंट फोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यही ऑप्शन करेक्ट है, बी, ए ऑप्शन। ठीक है, इसे मार्क कर लीजिएगा। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स।
I hope the questions were clear to you. And students, as I upload videos daily and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet. And please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box. And stay tuned to my channel. और अगर आपको BHU BCom entrance से related किसी भी topic में कोई भी confusion है तो mention that in the comment box. I will include them as well. And stay home, stay safe. Please like the video, share it with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning, students.